हाय एवरीवन। तो चलो एक बार हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर वही है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में ऑलरेडी 10 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक सारी चीज़ें समझा दी है। अब जो आ रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। तो हम जो बाइनोमियल थ्योरम हमने किया था, अगर तुम्हें कुछ उसका कुछ याद होगा तो ये चीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो सवाल उठता है कि सर इसको कैसे अप्लाई करें, होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और ये मैथ्स में कैसे आ गया, मतलब अचानक से प्रोबेबिलिटी में इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। चलो इन सारे सवाल के जवाब ढूंढते हैं इसमें। होता क्या है, सबसे पहले तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है कि इंटीजर काउंटिंग होती है। चलो सवाल उठता है कि क्या है ये, थोड़ा इसे ब्रीफ आउट करो, बताता हूं मैं। देखो 3 कॉइन तक का रिजल्ट बनाना पॉसिबल है, जैसे कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3। 4 बार हेड लिखा, 4 बार टेल लिखा, फिर हेड 2 बार, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर ऑल्टरनेट लिख दिया, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ये ऐसा लिख दिया। तो ये चीज तो पॉसिबल है, इसे सॉल्व करना भी पॉसिबल है, आराम से आंसर्स भी आ जाते हैं। लेकिन अगर इमेजिन करो कि यही क्वेश्चन 6 कॉइन के लिए हो, तो कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, कॉइन 4, कॉइन 5, कॉइन 6, 2:n रिजल्ट होता है। n मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स आर टॉस्ड या नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड। तो 2:3 ये 8 हो गया, तो 8 रिजल्ट। ये देखो, ये रिजल्ट 1 है, ये रिजल्ट 2 है, ये रिजल्ट 3 है, ये रिजल्ट 4 है, ये रिजल्ट 5 है, ये रिजल्ट 6 है, ये रिजल्ट 7 है, ये रिजल्ट 8 है। ठीक है, ये चीज तो हमें समझ में आ गई। लेकिन यहां पर कितना होगा, तो 2:6 इक्वल टू 64। अब 64 रिजल्ट ऐसे बनाओ जिसमें 32 टाइम्स 8, 32 टाइम्स 10। तो अब आप खुद ही सोचो कि एक बार सैंपल स्पेस बढ़ा या सैंपल पॉइंट बढ़ा तो मतलब कितने ज्यादा सैंपल एलिमेंट्स, सॉरी, कितने ज्यादा एलिमेंट्स इंक्लूड हो जा रहे हैं। क्या 64 एलिमेंट्स लिखना पॉसिबल है? अच्छा चलो, अगर मान लो किसी बच्चे ने डेयरिंग भी कर लिया कि चलो मैं तो लिख लूंगा, ये तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। मैं वही कहूँ कि कॉइन्स आर टॉस्ड 10 टाइम्स या 10 कॉइन्स आर टॉस्ड, 1024 रिजल्ट। आई होप 3 घंटे उसके सिर्फ और सिर्फ पेपर में ये केसेस बनाने में जाएंगे। एंड आई होप वो, अगर वो 3 घंटे के बाद भी सक्सेसफुल रहा कि चलो मैं, वो मुझे आंसर आ गया, तो डेफिनेटली उसका आंसर रॉन्ग ही होगा। फिर ऐसे केस में सवाल उठता है कि सर कैसे करें ऐसे न्यूमेरिकल को। चलो अब मैंने कहा कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग x इक्वल टू नंबर ऑफ हिट्स, नंबर ऑफ हिट्स, नंबर ऑफ हिट्स। तो कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे 3 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है। ये काउंटिंग तो बड़ा इजी लगता है, ये तो देख के भी बहुत बच्चों को समझ में आ गया होगा कि बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तो हम बहुत समय से करते आ रहे, इसकी क्या जरूरत थी। नंबर ऑफ हिट्स की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको आइदर वे में स्टडी करूं तो कैसे मैं स्टडी करूंगा। तो स्टडी करने के लिए मैंने क्या किया कि लेट हेड मतलब P और टेल मतलब Q। हेड की प्रोबेबिलिटी P ले लिया, टेल की Q ले लिया। तो अगर इस केस की बात करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड हेड एंड हेड। अच्छा, अब एक चीज तुम इमेजिन करो, सोचो, अगर मैं 3 कॉइन को एक साथ टॉस करूं, 3 कॉइन को एक साथ टॉस करूं, तो क्या आने वाले रिजल्ट्स, जो ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो क्या डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? अब ऐसा तो नहीं है कि पहला कॉइन हेड दिखा दिया दूसरा भी हेड दिखाएगा, अगर दूसरा हेड दिखा दिया तीसरा जरूर टेल दिखाएगा, तीसरा भी हेड दिखाएगा, ऐसा थोड़ी कंपलसरी होता है।
तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो इंडिपेंडेंट है। हाँ, तो इंडिपेंडेंट है, इसीलिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड हेड। तो हमें कुछ ऐसे नहीं आ गया कि P इंटू पी इंटू पी एंड दैट इज व्हाट पी क्यूब। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड, दैट इज पी क्यूब। अच्छा, कोई बच्चा बोले ये तो हम जानते हैं सर कि ये 1/2 होता है। हाँ ठीक है, वो चीज पे मैं आता हूँ, 1/2 का क्यूब मैं लिख दूंगा, लेकिन अभी जो मैं समझा रहा हूँ उससे समझो। अच्छा, मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड एंड 1 टेल, तो अब इसमें तो वो सारे केस आ जाएंगे, जैसे हेड एंड टेल, ठीक है, और हेड एंड टेल एंड हेड, ठीक है, और टेल एंड हेड, ये केस सारे आ जाएंगे। तो इंडिपेंडेंटली हेड की प्रोबेबिलिटी पी इंटू क्यू प्लस पी इंटू क्यू इंटू पी प्लस क्यू इंटू पी। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो पी स्क्वायर क्यू हो गया, ये भी पी स्क्वायर क्यू हो गया, ये भी पी स्क्वायर क्यू हो गया, तो ये आ गया 3p स्क्वायर क्यू, ठीक है। अच्छा, ये 3 आने का 3 तो मैं ऐसे भी आपको समझा सकता था कि देखो बेटा, 2 हेड और सॉरी 1 टेल, मैं कहूँ कि हेड और टेल को अरेंज करना है, तो कोई बच्चा आसानी से कह सकता है कि 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, 3 फैक्टोरियल, जिसमें से ये 2 रिपीट हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल, और बाजू में 1 फैक्टोरियल लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझदार बच्चा बोलेगा 3c2 या 3c1 लिख दो, कोई बात नहीं। तो ऐसे भी, तो इन्हीं चीज को, इसको मैं कह सकता हूँ 3c2p स्क्वायर क्यू। आप समझ रहे हो मेरी बात? श्योर आप समझ रहे हो? अब इसी तरह अगला न मैं डेप्थ में डिस्कस करूंगा, डेप्थ में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं तो ओरली लिख देता हूं कि क्या होगा आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड 2 टेल, वही सेम वे से, तो मुझे कितने ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं, 3 ऑब्जेक्ट, जिसमें से 2 रिपीटेड है, तो 3c2 इसे लिख दो, और अब हेड वाला p आएगा और 2 टेल का क्यू आएगा, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह केस बना दो, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं कि ऑल टेल एंड टेल, तो एक ही केस है, ठीक है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी क्यूब हो जाएगी। अभी अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करूं तो, अगर मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करूं तो x और px ये कैसे दिख रहे हैं, 0 1 2 3। 0 के लिए दिख रहा है कि p क्यूब आ गया, सॉरी क्यू क्यूब आ गया, ना 1 हेड के लिए 3c1, 3c1 या 3c2 जो भी लिखना है लिख दो। यहाँ तो 3c2 लिखा है, और सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन अगर लगाओगे ना, ये 3c1 भी लिखा जा सकता है, मतलब 3 में से 2 सिलेक्ट हुए तो 1 रिजेक्ट हुआ, ठीक है। एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर वाला फंडा लगाओगे तो, ठीक है। 3c1, फिर ये 1 हेड मतलब 2 टेल क्यू स्क्वायर पी, फिर ये 3c2 2 हेड मतलब 3c2 क्यू पी स्क्वायर, और फिर ये हो गया पी क्यू। तो अगर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालोगे केसेस के लिए, तो आपको आ जाएगा क्यू क्यूब प्लस 3c1 क्यू स्क्वायर पी प्लस 3c2 क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब, यानी कि ये कुछ आपको ऐसे आ जाएगा क्यू प्लस पी का होल क्यूब। अच्छा, तो कोई बच्चा बोलेगा सर हमने तो पढ़ा था कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, बिल्कुल 1 होती है। क्यू, तो क्यू मतलब हमने टेल लिया है, टेल आने की। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा सर वो तो 3 कॉइन की बात हो रही है। देखो क्यू मैंने क्या लिया है, पहले इस बात को समझो, प्रीवियस जाता है, क्यू मतलब और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2, देखो 1 तो हो ही रहा है ना। तो अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा कोई बच्चा कहे कि सर ऐसे तो मुझे लग रहा है कि मैंने समझ लिया, बट मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में नहीं जा रहा है। ठीक है भाई, देख मैं तेरे को सिंपल सी बात बताता हूँ। किसी ने कहा एक कॉइन को 4 बार उड़ाया, ठीक है,
तो बाइनोमियल थ्योरम से आप कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे? देख, हेड या टेल, ठीक है, मैंने लिखा अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, ये ऊपर डाल दिया मैंने 4, तो क्या क्या रिजल्ट होगा? 4C0, 4 में से 0 हेड आएगा। 0 हेड आने के लिए फिर टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टेल टेल टेल, 4 बार टेल आएगा तो टेल रेज टू 4, ठीक है, अगर तुम समझ लो तो हाफ रेज टू 4, ठीक है। 4C1, 4 में से एक हेड आएगा, 4 में से कोई एक हेड आएगा, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2, एक हेड, और बाकी 3 टेल आने की पॉसिबिलिटी टेल टेल टेल, 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 का क्यूब, ठीक है। और 4C3, 2 हेड, सॉरी 4C2, 2 हेड और 2 टेल, स्क्वायर स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर, 4C3 हाफ का क्यूब, और ये हाफ, और 4C4 ऑल 4 हेड, हाफ रेज टू 4, तो ये आप ऐसे समझ लो। कोई बच्चा बोले सर ओ के ऐसे क्या ओ कितने केस होंगे जिसमें एक हेड और 3 टेल आएगा? तो मैं बोलूंगा 4C1 यानी कि 4। बोलेगा अगर ओ कितने केस होंगे जिसमें 3 हेड और एक टेल आएगा? 4C3, बस ये ऐसे। तो ये आ गया बाइनोमियल थियरम, ठीक है, ये आगे ये यूज हो गया बाइनोमियल थ्योरम। तो एक बच्चा बोलेगा सर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ना एक कंफ्यूजन है कि मतलब ये डायरेक्टली कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, चलो वो भी तुझे समझाता, लेकिन मैं व्हेन वी विल यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मैं बता भी दूं तुम्हें, ठीक है, समझा भी दूं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है और कैसे यूज करना है? देखो, सबसे पहली बात बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए याद रखना है n, ठीक है, नंबर ऑफ, इसे आप कह दो कि सैंपल स्पेस तो नहीं कह सकते, आप कह दो n इज वेरी लार्ज, n मतलब क्या? नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज डन, या सैंपल स्पेस इज, चलो सैंपल स्पेस डाल देता हूं, सैंपल स्पेस इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। तुम्हें लग रहा है ना कि बहुत बड़ा सैंपल स्पेस है तो लगाओ, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि अगर बड़ा है तो हमने लगा दिया। और एक बात रखो याद इसमें कि प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा मैं अगर P पढ़ रहा हूं, P, तो P मतलब समझो मैंने हेड पढ़ा, तो उसे मैं सक्सेस का नाम देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मस्ट remain same, remain same every time, every time। एक बच्चा बोलेगा ये क्या लिख दिया है, ये every time का मतलब क्या लिख दिया है, इसका मतलब इससे क्या लेना देना है, बताता हूं। अब देखो, जैसे मैंने ये चीज समझाया आपको कि एक कॉइन को 20 बार टॉस किया गया, पहली बार में भी हेड 1/2 आएगा, ठीक है, दूसरी बार में भी 1/2 चांस है, और 18वें बार में भी 1/2 चांस है हेड आने का। बच्चा बोलेगा हाँ ये तो हो सकता है, लेकिन अगर उस इसी तरह मैंने कहा कि 7 रेड और 9 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है, 1/1 बॉल्स निकाला, ठीक है, 1/1 करके 2 बॉल निकाला, तो ए वाले केस में बताओ कि विथ रिप्लेसमेंट किया तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहली बार में रेड की प्रोबेबिलिटी 7/16 हो जाएगी, और दूसरे बार में भी रेड की प्रोबेबिलिटी 7/16 हो जाएगी, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट, ये विथ रिप्लेसमेंट मैंने किया है, विथ रिप्लेसमेंट मैंने बॉल को लिया, निकाला और अंदर डाल दिया, ठीक है। और विदाउट रिप्लेसमेंट अगर मैं कर रहा हूं, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पहली बार में तो रेड की प्रोबेबिलिटी 7/16 हो जाएगी, लेकिन दूसरी बार में रेड की प्रोबेबिलिटी 6/16 हो जाएगी।
तो देखो रेड की प्रोबेबिलिटी फिर बदल गई, समझ में आया कि नहीं? रेड की प्रोबेबिलिटी बदल गई। तो अगर इस एक्सपेरिमेंट को 25 बार किया जाए तो ये तो हर बार सेम रहेगा, बट ये हर बार बदलते जाएगा, ठीक है। हालांकि उतने बॉल्स नहीं है अगर विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो। सो कहने का मतलब ये है कि ये केस में वी कांट यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हर बार प्रोबेबिलिटी बदलेगी, उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी बदलेगी। वी कैन यूज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी एवरी टाइम रिमेन सेम रहेगी। तो प्रीवियस पेज पे अगर मैं जाऊं तो नोट नंबर 2 में कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मस्ट रिमेन सेम एवरी टाइम। तीसरी बात क्या है, आप ये कह सकते हैं कि हर बार जो इवेंट हो वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब इसमें जो इवेंट हो रहा है, इवेंट्स शुड बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लेते हैं कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब कोई कहे इंडिपेंडेंट मतलब कैसे होता है, अब देखो ना, मैंने कहा ना कि हेड हेड हेड, ऐसे अभी आपको समझाया तो सही कि हेड एंड हेड एंड हेड। अच्छा, अगर आप दो मोटी मोटी बातें अगर याद कर लो कि सैंपल स्पेस जब लार्ज होगा तब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर बार सेम होना चाहिए। अच्छा, और चौथी बात कि जो एक्स रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट नेचर का होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। अब कोई बोले उसके पीछे का लॉजिक बता, अरे यार NCR जब हम लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, r बिलोंग्स टू होल नंबर, और n r से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है, यही तो कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो r को होल नंबर होने के लिए NCX तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होना चाहिए। तो अगर आपको इतनी बातें याद है तो आप प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हो। फिर एक बच्चा जरूर ये क्वेश्चन करेगा कि ठीक है सर, चलो हमने दिमाग लगा भी लिया कि बाइनोमियल करना है, लेकिन सर मतलब क्वेश्चन पढ़ के कैसे समझ में आएगा, या और क्या फॉर्मूला है, ऐसे थोड़ी कि पूरा बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे, कॉइन को 10 बार उड़ाया तो फिर होल रेज टू 10 लिखेंगे, फिर वो केसेस फाइंड आउट करेंगे, नहीं। अब मैं आता हूं, चलो अब मैं क्या आपको सिखाने जा रहा हूं कि जैसे कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, कितनी बार उड़ाया गया, n टाइम्स। P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पहली बार में भी 1/2, दूसरी बार में भी 1/2, तीसरी बार में भी 1/2 ही प्रोबेबिलिटी के साथ आएगा, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, नॉट हेड इसे आप कह दो ज्यादा अच्छा रहेगा, टेल तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। फिर और एक चीज देखते हैं, अच्छा एक चीज इसमें मैं अगर वो पॉइंट में लिखवाऊं तो एवरी इवेंट मस्ट हैव डाइक्टोमस करके एक वर्ड तुमने सुना होगा। डाइक्टोमस मतलब होता है कि किसी भी मतलब दो रिजल्ट आना, दो प्रॉपर पार्ट में रिजल्ट आना, दो रिजल्ट आना, इसे आप कह दो। मतलब जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसके लिए कोई दो चीज होनी चाहिए, यस और नो, दो में से मतलब या तो यस होनी चाहिए या तो नो, डाइस ही नहीं होना चाहिए कि मे बी यस मे बी नो, ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे हेड आया टेल आया, यानी दो रिजल्ट आने चाहिए। फॉर द अगर कोई इफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म देन इट मस्ट हैव द टू रिजल्ट्स। मुझे लगता है मुझे यहां पे 5वां पॉइंट लिख देना चाहिए, इफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विथ टू रिजल्ट्स। हो सकता है बच्चा बोले कि सर ये टू रिजल्ट्स क्या है,
अरे बाबा, जैसे मैं कह रहा हूं कि जब कॉइन टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इस तरह। जैसे मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसका आंसर ट्रू है कि फॉल्स, तो या तो ट्रू बोलेगा या तो फॉल्स बोलेगा, इस तरह। मतलब दो रिजल्ट वाले क्वेश्चन होने चाहिए। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है, जिस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, वो हमारा सक्सेस बोला जाएगा, और जो दूसरा रिजल्ट है वो फेलियर बोला जाएगा। लाइक मैंने कहा कि अरे मुझे हेड आना चाहिए, हेड मतलब सक्सेस, और फेलियर हेड नहीं आना चाहिए मतलब टेल आना चाहिए। अच्छा, मैंने किसी बच्चे को क्वेश्चन दिया 5 और बोला इसके हर एक क्वेश्चन के दो आंसर है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो राइट आंसर देगा, तो 1/2, मतलब राइट आंसर देगा। अब मैं कहूँ कि राइट आंसर देगा, दो ही तो होगा, राइट देगा या रॉन्ग देगा, इस तरह। तो राइट का प्रोबेबिलिटी 1/2 और रॉन्ग का प्रोबेबिलिटी 1/2। फिर कोई बच्चा बोले सर तो इसका मतलब इक्वली लाइकली हो गया, हाफ हाफ सब में आएगा। ऐसा नहीं है। आप दो रिजल्ट आ रहा है, दो रिजल्ट, या तो यस या तो नो। अगर मैं यस रिलेटेड फाइंड आउट कर रहा हूं तो यस मेरा कह सकते हैं सक्सेस है, नो मेरा फेलियर है। बट जरूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी एवरी टाइम 1/2 ही आए। जैसे मैंने चार ऑप्शंस दे दिए बच्चे को, बोला इनमें से एक राइट आंसर है, तो राइट आंसर करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी, क्योंकि चार ऑप्शन। चलो मान के चलते हैं एमएसटी सीईटी या जेई मेंस का पेपर बच्चा लिख रहा है, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है जिसके चार ऑप्शन है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट मे बी राइट बाय गेसिंग, गेस करके अगर वो तुक्का मार के राइट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो 1/4 आएगी। इसका मतलब कि सर कह रहे हैं कि करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी और इनकरेक्ट होने की, दो ही वर्ड यूज करें, करेक्ट या इनकरेक्ट। तो आप इसको इस तरह समझ लो कि एक्सपेरिमेंट में इफ एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म विथ टू रिजल्ट्स मतलब जो अगर मैं कहूं कि राइट होने की प्रोबेबिलिटी, तो राइट को मैं सक्सेस कहूंगा और रॉन्ग को मैं फेलियर कहूंगा, ठीक है। तो आप एक चीज याद रखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अच्छा, और क्या याद रखेंगे कि इसमें p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होगा, implies that q इक्वल टू 1 माइनस p होगा। अब मैं कहूं कि बच्चे ऐसे कितने केस होंगे जिसमें से मुझे x बार हेड आ जाएगा, तो बच्चा बोलेगा सर x बार हेड मतलब आप पहले तो n में से कोई भी x केसेस लो। अच्छा, कोई बच्चा बोले कि इसकी क्या जरूरत थी, अगर ऐसे समझ लो कि मैंने 5 कॉइन उड़ाए, कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2, कॉइन नंबर 3, कॉइन नंबर 4, कॉइन नंबर 5। मैंने कहा कि 2 हेड, मैंने कहा 2 हेड, तो ऐसे भी हो सकता है हेड हेड टेल टेल टेल, ऐसे भी हो सकता है कि हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल, ऐसे भी हो सकता है कि हेड टेल 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 हेड, ऐसे केसेस आ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे सीधा सीधा फंडा मैं लगा दो, ये देखो सिंपल सा अरेंजमेंट वाला ऑब्जेक्ट है, 2 और 1 3 3 और यानी टोटल 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, 2 एक जैसे हैं और 3 एक जैसे हैं। अगर तुमने पीएनसी पढ़ा होगा तुम्हें मालूम होगा, इसको 5C2 या 5C3 कोई एक नाम दे दो, ये सारे केस 5C2 लिख दोगे तो ये सारे केस आ जाएंगे। अब एक बच्चा बोलेगा लेकिन सर हम ऐसा कब 5C2 नहीं लिखने का कोई कंडीशन होता है। हाँ, जैसे मैं एक स्पेसिफिक बोलूं कि पहले 2 में हेड एंड बाकी 3 में टेल, तब इसमें ये मैं एक स्पेसिफिक केस की बात कर रहा हूं, ये केस की बात कर रहा हूं। तो इसमें तो डायरेक्ट आपका आएगा हेड हेड हेड, ऐसे हेड 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 की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। लेकिन इसमें कैसे आएगा कि 5 में से कोई 2 केस हम लेते हैं जिसमें 2 बार हेड है, तो पहले हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, बाकी 3 टेल 1/2 1/2 1/2, ऐसे लिया जाएगा। अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं तो सिंपल से लैंग्वेज में सोचो कि TR+1 मैंने इसमें बताया था फॉर्मूला, पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम में, वही चीज है। तो मैंने बोला कि x बार हेड आए, तो x बार हेड आए तो n में से कहीं x बार हेड आ गए, हर बार p इंटू p ऐसे x टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, हर बार, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे।
पहली बार हेड आया एंड दूसरी बार हेड आया एंड तीसरी बार हेड आया, ऐसे x टाइम्स हेड आ गया एंड बचे हुए क्यू 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 हर बार मतलब नॉट हेड तो कितनी बार आएगा n माइनस एक्स टाइम्स। मतलब मैंने कहा कि 5 में से 2 बार हेड आए, 2 बार हेड तो बचे 3 बार टेल हुए, तो फिर ये क्या हो जाएगा एन सी एक्स पी रेस टू एक्स और क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ये किसी भी डिजायर्ड इवेंट के लिए ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, ये बाइनोमियल थ्योरम में ये फॉर्मूला ऐसे बन गया। फिर हो सकता है एक बच्चा बोले सर मतलब क्या इतना समझा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, बाउंसर जा रहा है। मोटा मोटी बात करते हैं, चलो शॉर्ट में बात कर लेते हैं। हम ये ऐसे लिखेंगे कि एक सम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टू स्टडी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ऑफ स्टडी, जो भी स्टडी हम करने जा रहे हैं, हेड की स्टडी कर रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या जो भी स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते क्या है, ठीक है, पढ़ते ऐसे हैं रैंडम वेरिएबल एक्स अंडर बाइनोमियल ट्रायल विथ पैरामीटर एन एंड पी। ये पढ़ते ऐसे हैं। फिर एक बार हो सकता है एक बच्चे के दिमाग में आए सर इसका कोई मीनिंग, अरे बाबा ये प्रेजेंटेशन के लिए लिखते हैं कि हम बाइनोमियल, ये बी फॉर बाइनोमियल थ्योरम से हम करने जा रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन फॉर्मूला यहाँ पे है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। अब मैं क्या क्या होगा वो चीज तुम्हें मैं बताता। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल मतलब एक्सपेरिमेंट, कॉइन को 10 बार उड़ाया कि 5 बार उड़ाया कि 6 बार उड़ाया, वो देखना है। पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एक्स इन वन ट्रायल, ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वन ट्रायल। अब कॉइन चाहे 100 बार उड़ा ले, तुम्हें क्या देखना है, अगर तुमसे वो पूछ रहा है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बस वो देखना है, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, एक बार में आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कॉइन को 100 बार उड़ाया तो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछा तो 1/2 लिखना। क्यों? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ एक्स इन वन ट्रायल, एक बार में फेलियर की प्रोबेबिलिटी, और क्यू निकालने के लिए 1 माइनस पी करना। ठीक है, फिर एक्स मतलब डिजायर्ड नंबर ऑफ या डिजायर्ड आउटकम्स कह दूं मैं, डिजायर्ड बोले कि एग्जैक्टली 5 बार हेड आना चाहिए अगर 10 बार कॉइन टॉस किया तो वही है, डिजायर्ड आउटकम्स का नाम देते हैं, डिजायर्ड आउटकम्स। ठीक है, बस हो गया। अगर तुम्हें इतनी चीजें याद आ जाए, इतनी चीजें अगर तुम्हें समझ में आ जाए, तो तुम आराम से समझ सकते हो कि अरे यार ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, और कब अप्लाई कहते हैं, एन इज लार्ज, वेरी लार्ज मतलब अभी लिखता नहीं हूं, ठीक है, ये समझ लो बस, बाकी और कुछ नहीं है। और एक चीज याद रखनी है कि टोटल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई, ठीक है, इक्वल टू 1, मतलब कि दैट इज ऐसे समझा दो कि 0 1 2 से लेके
n बार, जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट किया जाए टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आती है। ठीक है, अच्छा इसका यूज कैसे करेंगे, कैसे इसको यूज करते हैं, इसे रब कर देता हूं मैं। ठीक है, यूज कैसे करते हैं, जैसे बोला p ऑफ एटलीस्ट 1, p ऑफ एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी निकालो, एटलीस्ट 1 मतलब x एक या एक से ज्यादा होगा n में से, तो बस टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जिसमें से 0 से रिलेटेड नहीं दिया तो 1 माइनस नन कर दो। बोले p ऑफ एटलीस्ट 2, p ऑफ एटलीस्ट 2, तुम्हें लग रहा है एटलीस्ट 2 मतलब 2 या 2 से कॉइन को 10 बार उड़ाया, बोला कम से कम 2 बार हेड आना चाहिए, तो 2 बार होगा या 3 बार होगा या 4 बार, ऐसे करके क्यों करोगे, 1 में से एक तो 0 वाला केस और एक 1 वाला केस आप निकाल दो। अच्छा और एक काम की बात, ऐसे तो थोड़ी बच्चे हंसेंगे कि सर ये क्यों बता रहे हो, NCR को ऐसे लिखते हैं NR, तो याद रखना। मुझे इसलिए याद आ गया कि एक भाई साहब थे हमारे, वो बोले सर ये अपॉन नहीं दिया है, अपॉन ये लाइन डंडी गायब है। मैंने कहा कि भाई अब तुम्हारे बारे में कमेंट ही नहीं कर सकता मैं, क्योंकि तुम इतने महान हो। तो ये NCR याद रखना, NCR से रिलेटेड थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज याद रख लो, बस हो गया, अब इसमें और कुछ नहीं है। लास्ट एक चीज और बता दे रहा हूं, इसमें भी मीन का फॉर्मूला मीन आएगा, जिसे EX का नाम दे दो NP, और वेरिएंस का नाम वेरिएंस VX, जिसे NPQ से निकालते हैं। बस यहाँ पे कोई समेशन नहीं है, कुछ नहीं है, यही फॉर्मूले है। तो अगर आप लिखना चाहो तो ये एक चीज लिख लो और एक इसके पीछे वाली चीज लिख लो, तो फिर वीडियो पॉज करके लिख लेना, बस फिर सारी की सारी चीजें, जितनी भी चीजें हमको यहाँ पे करनी है इस चैप्टर में, वो सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। चलो न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं। A fair coin is tossed 10 times, तो मैंने तो सिंपल बता दिया कि या तो 2:10 1024 रिजल्ट बनाओ, नहीं तो समझ लो कि अरे ये तो सैंपल पॉइंट बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे बाइनोमियल करना पड़ेगा, इसलिए 10 टाइम्स मतलब n दिया गया। इट शोज हेड मतलब मैं स्टडी करने जा रहा हूं नंबर ऑफ हेड की, नंबर ऑफ हेड की स्टडी में करने जा रहा हूं, नंबर ऑफ हेड की स्टडी में करने जा रहा हूं, मैं नंबर ऑफ हेड की स्टडी करने जा रहा हूं। ठीक है, सो अगर तुम्हें कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स तो n इक्वल टू 5 लिख दिया, कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, वो मैंने यहां डायरेक्ट देख लिया ना, कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। अच्छा मैं स्टडी करने जा रहा हूं नंबर ऑफ हेड की, तो अगर मैं हेड की स्टडी करने जा रहा हूं तो मेरा P जो होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, तो Q तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, 1 माइनस P करके निकालो, फिर डायरेक्टली मेरा बच्चा तो ऐसे ही बोल देता है कि सर ये भी 1/2 होगा। अब कहता है इट शोज हेड 5 टाइम्स 10 में से 5 बार। अच्छा अब इन दो क्वेश्चन में मैंने इसीलिए क्लासीफाई करके रखा है, दोनों क्वेश्चन में इसीलिए क्लासीफाई करके रखा है, पहले और दूसरे में, पहले और दूसरे में। पहला कहता है हेड 5 बार आना चाहिए, तो 5 बार आना चाहिए, इसका मतलब 10 में से किसी भी 5 पोजीशन पे हेड आ सकता है। हेड अब 5 में से उन 5 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 1/2 यानी 1/2⁵ होगी, और बचे हुए 5 जगहों पे टेल आएगा, तो हर एक टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, तो ⁵ बस अब इसे सॉल्व कर लो, 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2⁵ इंटू 1/2⁵। अब ठीक है, जितना कैलकुलेशन कर सकते हो कर लेना, मैं फिलहाल तो 10C5 इंटू 2:10 लिख देता हूं, ये ऐसे हो गया। कोई बच्चा अगर बोर्ड वाला देख रहा है तो आप अपने बोर्ड के हिसाब से ऐसे लिख दो कि कैपिटल X बाइनोमियल ट्रायल से कर रहे हैं, 10 बार कॉइन उड़ाया गया और हर बार 1/2 इक्वल प्रोबेबिलिटी है
हेड आने की बस। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फर्स्ट 4 टॉसेस। अब इसने स्पेसिफिक कर दिया कि पहले 4 बार हेड है और लास्ट के 6 बार टेल है। अब इसका तो ये बनता ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही केस बनेगा ना सेकेंड में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 4 टॉसेस हेड एंड टेल इन लास्ट 6 टॉसेस, टेल अगले 6 बार। तो पहले बार हेड आया, फिर दूसरी बार हेड आया, फिर तीसरी बार हेड आया, फिर चौथी बार हेड आया, फिर एंड 5वीं बार टेल आया, एंड 5वीं बार 6 टाइम्स टेल, 7 टाइम्स टेल, 8 टाइम्स टेल, 9 टाइम्स टेल, 9th में और 10th में आ गया तो अगेन इट्स 1/2 हो जाएगा। दैट्स इट, वी गॉट आंसर। तो अगर तुम्हें ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा तो अगला तुम्हें कोई दिक्कत नहीं देगा। चलो, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। अगर 6 टाइम्स की बात करें तो हो सकता है जैसे पहली बार में 1 मतलब न्यू कर लो कि वह 1 के साथ फिर 1 1 1 1 6 बार 1 1 1 1 1 समझ गए ना। 1 1 1 1 1 6 टाइम्स, फिर 1 1 1 1 1 लास्ट में 2 1 1 1 1 5 टाइम्स 1 3 ऐसे करके। सीधी सीधी बात बता दो, 6 इतना नंबर ऑफ रिजल्ट्स आएगा, एंड विच इज, देखो मेरे लिए तो बोलना भी पॉसिबल नहीं था, लिखना तो दूर की बात है। तो मैंने इसको सोच लिया है कि बाइनोमियल थ्योरम से करना है, n = 6। अब उसने क्या बोला है कि गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस। गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, बोलता ऑड नंबर को मैंने सक्सेस माना है। तो ऑड नंबर आने की पॉसिबिलिटी, एक डाई का सोचो, आप बहुत सारी चीजें मिक्स मत करो। ऐसे नहीं कि सर वो तो 6 बार उड़ाया, अरे वो सब छोड़ दो, सिंपल एक डाई लो, बोलो कि इसको उड़ाया, इसको टॉस किया, इसको थ्रो किया, तो ऑड नंबर कितने आ सकते हैं? तो सिंपल है 135 3C1 डिवाइडेड बाई 6C1। एक सिंगल डाई की बात करें, इट्स 3/6 1/2। अच्छा ये मत समझ लेना कि सब जगह 1/2 ही आएगा, तो 1 माइनस p 1 माइनस 1/2, इट्स 1/2। ठीक है, सैंपल पॉइंट काफी बड़ा है, इसलिए अब बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम से करेंगे, a coin is tossed 6 times, every time it will show you the odd number with the probability 1/2, and the formula is p of x equal to x nc x p raised to x q raised to n minus x। अगर तुम इसमें सारी चीजें डाल दो ना तो 6cx हो जाएगा, ये हाफ रेस टू एक्स, ये हाफ रेस टू 6 माइनस एक्स, तो ये हाफ रेस टू 6 बन जाएगा। लॉ ऑफ इंडाइसिस से पहला क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 5 सक्सेस, 5 टाइम्स आपका ऑड नंबर होगा, तो सीधी सी बात है 6c5 हाफ रेस टू 6, ये पहला आंसर है। फिर दूसरा आंसर एटलीस्ट 5 सक्सेस, मतलब 5 या 5 से ज्यादा, 6c5 हाफ रेस टू 6, या फिर 6c6 हाफ रेस टू 6। एटमोस्ट 5 सक्सेस, ज्यादा से ज्यादा 5 बार, 5 या 5 से कम ही आना चाहिए। 6c0 से चालू करो, फिर 6c1 हाफ रेस टू 6, 6c2 हाफ रेस टू 6, 6c3 हाफ रेस टू 6, 6c4 हाफ रेस टू 6, और 6c5 हाफ रेस टू 6। अच्छा कोई बच्चा बोले सर इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा? नहीं, तुम अगर जानते हो अगर इसमें 6 से 6 जुड़ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर 1 माइनस अगर तुम डायरेक्टली कर लेते 6 से 6 हाफ रेस टू 6 तो फिर आराम से हो जाता। तो काफी इजी न्यूमेरिकल था ये। ठीक है, कैलकुलेशन इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन
4 टाइम्स। अब इसको सिर्फ इमेजिन करो तो तुम्हें समझ में आएगा। जैसे पहली बार किया तो 1 1, फिर 1 2 1 3, फिर अगेन दूसरी बार किया तो इस 1 1 के साथ अगेन 1 1, फिर इस 1 1 के साथ 1 2, ऐसे ये सेकेंड टाइम के थ्रो में आया। फिर सेकेंड टाइम थर्ड टाइम थ्रो करोगे तो इस 1 1 के साथ इस 1 1 1, तो 1 1 1 आ जाएगा, फिर 1 1 1 1 1 2, ऐसे। फिर उसके बाद थ्रो करोगे तो समझ रहे हो ना कितना लंबा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये प्रॉब्लम में अगर जो बच्चा सही तरीके से सोचेगा उसे समझ में आएगा कि भाई प्रॉब्लम का सैंपल स्पेस अगर लिखने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस। गेटिंग अ डबलेट को हम सक्सेस बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। अब तुम अपेयर डाई के बारे में सोचो, अपेयर डाई, अच्छा पेयर ऑफ डाइस, ये वर्ड पकड़ लोगे ना तो तुम्हें ऑटोमेटिक। अब पेयर ऑफ डाइस अगर तुम थ्रो करते हो तो कितनी बार डबलेट आता है, तो पेयर ऑफ डाइस पे तो 36 रिजल्ट आता है। फिर डबलेट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 बाई 36, यानी कि 1/6 ऑफ चांस डबलेट का होता है। तो नॉन डबलेट क्यू जो हो जाएगा 1 माइनस पी 1 माइनस, यानी कि 5/6 हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। सीधी सी बात है, बाइनोमियल थ्योरम से करने जा रहे हैं। n इक्वल टू 4 टाइम्स टॉस किया, हर बार में 1/6 चांस है डबलेट आने का, पेयर ऑफ डाइस के केस में। फॉर्मूला अगर कोई बच्चा बोर्ड का है तो बोर्ड का बच्चा इसे फॉर्मुलेट करके लिख दे, NCX P रेस टू X Q रेस टू N माइनस X, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख ले। अच्छा, मैं फॉर्मूले को इसलिए कहता हूँ, कई बार बच्चे बोलते हैं सर जेई वाले बच्चों को क्या जरूरत है लिखने का, बहुत सारी बातें होती रहती है, जेई वालों को क्या जरूरत है, जेई वालों को डायरेक्ट समझाओ। मैं कहता हूँ 10 बार लिख लो ना, तुम्हें दिमाग में बैठ जाएगा, और आधी चीजें तो इधर उधर मैनिपुलेट करके तुम लगा लोगे, ठीक है। 4 माइनस एक्स लिख लिया। अच्छा, ये उन बच्चों के लिए जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, लेकिन अगर मैं नॉर्मली किसी बच्चे को पढ़ाऊं तो ये कहूंगा कि ये क्या डिमांड कर रहा है, एग्जैक्टली 2 बार डबलेट आना चाहिए, एग्जैक्टली 2 बार डबलेट आना चाहिए। तो सीधा लिख लो ना, 4 में से कहीं पर भी 2 बार डबलेट आ गया, एक डबलेट आने की पॉसिबिलिटी 1/6, तो 2 बार, पहली बार डबलेट एंड दूसरी बार डबलेट, नॉन डबलेट मतलब 5/6, तो ये भी 2 बार आ जाएगा बस। नाउ डू द कैलकुलेशन, 4C2 6 इंटू 1/6 इंटू 1/36 इंटू 25/36 बराबर स्क्वायर है ना, एक 6 कट गया तो बचा 6, तो 25/216 आ जाएगा। सो ये एक आंसर आ जाएगा। अच्छा, मीनवाइल आई एम गेटिंग अ कॉल, सो आई एम गोइंग टू कीप माय फोन असाइड। अब क्या कह रहा है, देर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल ऑफ 10 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, चलो 10 आइटम की स्टडी कर रहे हैं। x इक्वल टू डिफेक्टिव नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव आइटम्स। अच्छा, डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5%, मतलब 100 में से 5 आइटम डिफेक्टिव है। तो सीधी सीधी बात है कि 5% और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम इज 5%, 5/100 0.05। तो नॉन डिफेक्टिव आइटम कितना हो गया, 0.95 हो जाएगा, बरोबर ना। 1 माइनस पी करके निकाल लो। जो बच्चा बोर्ड वाला है, अब तो तुम्हें लिखना आ गया। अब जेई वालों को डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कि वो कहता है एक से ज्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होना चाहिए, तो 10 में से कोई भी डिफेक्टिव आइटम नहीं है, 10C0, तो डिफेक्टिव आइटम है ही नहीं, तो डिफेक्टिव पे 0 आ जाएगा। और सारे के सारे अच्छे हैं, पहला आइटम एंड, दूसरा एंड, तीसरा एंड, चौथा, ऐसे करके 10 आइटम आ जाएंगे।
10 में से एक डिफेक्टिव है तो उस डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी 0.05 रेस टू 1 लिख देंगे, बाकी 9 नॉन डिफेक्टिव है तो रेस टू 9 लिख देंगे। तो बस अब पूरा क्रेडिट उनको जाएगा जो ये कैलकुलेशंस कर लेंगे। 10 इंटू 0.05 इंटू 0.95 रेस टू 9। अगर आप कॉमन लेते हैं 0.95 रेस टू 9 तो आपका बच जाएगा 0.95 और ये हो जाएगा प्लस 0.50। ठीक है, एंड नाउ डू द कैलकुलेशन। कोई बच्चा बोले जेई में आ गया, तो जेई में आ गया तो फिर आपको ऐसे ही कुछ टेंटेटिव करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है और उसका इरेशनल इंडेक्स वगैरह वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, रैशनल इरेशनल इंडेक्स अप्रोक्सीमेशन करके भी निकालोगे तो भी आ जाएगा आंसर। या डेरिवेटिव में अप्रोक्सीमेशन पढ़ा है ना, तो अप्रोक्सीमेशन से भी निकाल सकते हो अगर तुम्हें एकदम डिक्टो राइट आंसर चाहिए तो। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज इज 0.05। अच्छा, ये नहीं कि कोई प्रोबेबिलिटी दी गई है तो हमारा पी है, स्टडी पे डिपेंड करता है आप क्या स्टडी करने जा रहे हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स नन, ये सब क्वेश्चंस है 1 2 3 4, एटलीस्ट 1 विल फ्यूज। अच्छा, विल फ्यूज तो x जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ bulbs fuse आफ्टर 150 डेज। फिर फ्यूज से रिलेटेड वाली प्रोबेबिलिटी को p माना जाएगा, तो फ्यूज की प्रोबेबिलिटी विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज 0.05, नहीं फ्यूज होने की प्रोबेबिलिटी 0.95, और स्टडी ऑफ द 5 सच बल्ब, 5 बल्ब की स्टडी हो रही है। बाकी नन मतलब मैं मोटा मोटी लिख दूं तो x इक्वल टू 0, 5C0, नन एक भी फ्यूज नहीं होगा, 0.05 रेस टू 0, 0.95 रेस टू 5। फिर नंबर 2 की बात करें तो नॉट मोर देन 1, मोर देन 1 मतलब लेस देन इक्वल टू 1, एक या एक से कम, तो ये तो आएगा 5C0, 0.05 रेस टू 0, 0.95 रेस टू 5। फिर 5C1, 0.05 रेस टू 1, 0.95 रेस टू 4। क्लियर? तो अब आगे के क्वेश्चंस को तो तुम खुद ही कर सकते हो। थर्ड एंड फोर्थ में तुम्हारे भरोसे छोड़ दे रहा हूं, थर्ड एंड फोर्थ में कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विद 3 पॉसिबल आंसर। अब 3 पॉसिबल आंसर, इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही क्वेश्चन के तीनों आंसर है। वो कह रहा है कि 3 आंसर्स, 3 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से कोई एक करेक्ट होगा। ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन, हर 5 क्वेश्चन टोटल है, हर क्वेश्चन का 3 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से राइट ऑप्शन एक ही होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर। तो सोल्यूशन में अगर हम जाए तो हम स्टडी क्या करने वाले, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर स्टडी करने वाले, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स स्टडी करने वाले। कितने करेक्ट आंसर, हर आंसर की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई, रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी, अरे भाई 3 ऑप्शंस दिए गए हैं तो 1/3, कोई एक राइट होगा, बाकी 2 इनकरेक्ट होगा। कितने क्वेश्चन की स्टडी कर रहे हैं, टोटल 5 क्वेश्चन की स्टडी कर रहे हैं, 4 या 4 से ज्यादा क्वेश्चन राइट आएंगे तो सीधा हम ऐसे लिखेंगे कि 4 या 4 से ज्यादा, तो 5 में से कोई भी 4 राइट हो गया, पहले 4 राइट की प्रोबेबिलिटी 1/3 रेस टू 4 हो जाएगा, और एक रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी 2/3 रेस टू 1। या 5 में से 5 राइट हो गया तो सारे 1/3 करके 5 टाइम्स आ जाएगा, और 2/3 तो होगा ही नहीं, जस्ट ये आ जाएगा। नाउ कैलकुलेट कर लो, इंडाइसेस चेक करो कि हर एक टर्म के लिए सम ऑफ द इंडाइसेस इक्वल टू n होना चाहिए, अगर कहीं गलत होगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो अभी तुम्हें कैसा लग रहा होगा, डेफिनेटली काफी इजी लग रहा होगा ये सब। A box of floppy disk, it is known that 95% will work
सैंपल ऑफ 3 ऑफ डिस्क इज सिलेक्टेड, तो मैं मोटा मोटी यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूं कि क्या क्या है। n इक्वल टू 3, x इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लॉपी डिस्क आर वर्किंग, हर एक डिस्क की प्रोबेबिलिटी 9.95 है एंड नॉट वर्किंग की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। एंड फर्दर आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। इट इज नोन दैट 10% of the certain articles manufactured are defective. What is the probability that in a random sample of 12 such articles 9 are defective? तो चलो solutions मोटा मोटी ही लिख देते हैं। हम डिफेक्टिव आइटम की स्टडी कर रहे हैं, तो 9 आइटम डिफेक्टिव होने चाहिए, तो 12 में से कोई भी 9 आइटम सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अब 9 बार डिफेक्टिव 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 डिफेक्टिव, ऐसे 9 बार डिफेक्टिव, पहला आइटम डिफेक्टिव एंड दूसरा भी डिफेक्टिव एंड तीसरा भी डिफेक्टिव, ऐसे करके एंड 9th वाला भी डिफेक्टिव, तो हो जाएगा 10/100, 10% है ना, रेस टू 9। बचे हुए 3 नॉन डिफेक्टिव होंगे, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 90% होगी, तो ये कुछ यूं आ जाएगा एंड दैट्स इट। ये हमारे पास कुछ ऐसे आ गया। फिर अगली बात हम कर लेते हैं, अगली बात, अच्छा ये क्या आ गया, बोलता है मीन और वेरिएंस निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशन तो रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो कोई भी एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, बाकी तुम कर लेना। चलो यही क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो कहता है n25 है, ex इक्वल टू 10 है, ex इक्वल टू 10, तो इसका फॉर्मूला होता है np, तो 10 इक्वल टू 25 इंटू p implies that p इक्वल टू 10/25 2/5 हो गया, तो therefore q जो हो गया 1 माइनस p यानी कि 3/5 हो गया। पी क्यू आ गया तो वेरिएंस आ गया, वेरिएंस आने के बाद एन पी क्यू, एन मतलब 25 कितना निकाला, हाँ भाई n25 दिया, p आ गया 2/5, 3/5, ये वेरिएंस देगा जिसमें 25 कट गया, ये 6 आ गया, तो सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन SD कहते हैं, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस हम कहते हैं, जो हो जाएगा रूट ऑफ 6, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल इज 0.01, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.01। हाउ मेनी ट्रायल्स आर, तो Q पहले लिख लेते, Q कितना होगा 0.99, ठीक है। हाउ मेनी ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू हैव प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.5 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल। अच्छा, प्रोबेबिलिटी चाहिए उसे 0.5 ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 सक्सेस। अच्छा, आप समझे होगा ना, टोटल प्रोबेबिलिटी उसे चाहिए, प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड, probability should be greater than 0.5। देखो ये लास्ट न्यूमेरिकल है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, और हालांकि इस तरह के प्रॉब्लम्स जेई मेंस में काफी पूछते हैं। जेई मेंस मैंने तो एडवांस में भी इस प्रॉब्लम को देखा है। तो बोलता है जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, टोटल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में लिख दो, टोटल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 0.5 चाहिए, उसके लिए कितने ट्रायल करोगे। तो चलो हम लिख देते कि हमने n ट्रायल किया, ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 सक्सेस, ये याद रखना, ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 सक्सेस, ऑफ गेटिंग at least 1 सक्सेस। एक 1 सक्सेस आने के लिए, तो पहले तो एटलीस्ट 1 सक्सेस की अगर मैं बात कर लूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये तो एटलीस्ट 1 सक्सेस हो गया, तो 1 माइनस नन, ये तो अगर तुम्हें मालूम होगा तो ये हम करते आ रहे हैं।
अब इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 हमें चाहिए, 0.5 चाहिए, और ये 0.5 से ज्यादा चाहिए, यानी कि मुझे लगता है ना, इसे थोड़ा और सिस्टमैटिक लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से बड़ी चाहिए, 0.5 से बड़ी चाहिए। सो ये इसमें सारी चीजें रख लेते हैं। 1 माइनस कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया वो उसे जानना है। NC0 मतलब x इक्वल टू 0 दिया है, हमें n ढूंढना है कि कितनी बार वो ट्रायल करेंगे। NC0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.01 रेस टू 0 और 0.99 रेस टू n आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। NCG ये टर्म तो चला जाएगा, 0.99 रेस टू n ग्रेटर देन 0.5। फिर शिफ्टिंग करते हैं, ये हो जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर, ये आएगा 0.5, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0.99 रेस टू n, ऐसे कुछ आ रहा है। कुछ अगर ऐसे लिख दिया जाए तो 5/10 ये हो जाएगा 99/100 रेस टू n। अब ये हो जाएगा 50/100 ग्रेटर देन 99/100 रेस टू n। ठीक है, अब अगर इसे निकालना है तो थोड़ा सा लॉग टेबल का यूज कर लेते हैं, या फिर ये तो वैसे भी दिख रहा है कि अगर 50 इससे बड़ा करना है, कहाँ गड़बड़ हो रही है। 0.01 सक्सेस आने के लिए 0.01 0.99 हो गया। फेलियर की प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 1 सक्सेस, 1 माइनस नो सक्सेस। ठीक है, ये वैल्यू आनी चाहिए 0.5 से बड़ी। 5/10 50/100 अगर हम लिख लेते हैं तो फिलहाल तो 50/100 इससे छोटा है। हमें कुछ टेंटेटिव देखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को आई होप ऑप्शन से ज्यादा इजीली किया जा सकता है। नेक्स्ट कर लेते हैं। तो मुझे जो आ रहा है 50/100 ग्रेटर देन 99/100 रेस टू n। तो इसे छोटा करने के लिए 1 2 3 4 ऐसे कुछ नंबर्स हमें देखने पड़ेंगे। अगर ऐसे पकड़ लिया जाए 0.5 और 0.99 n करके देखते हैं। 0.99 रेस टू से 4 डालते हैं। निकालने का तरीका बहुत इजी है। x रेस टू 4 f ऑफ x इक्वल टू x रेस टू 4, इसे x को 1 माइनस 0.01 ले लेते हैं। 1 रेस टू f ऑफ 1 रेस टू 4 1 f डैश x 4x क्यूब f डैश 1 4 आ जाएगा। फिर अप्रोक्सीमेट आंसर, अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट आंसर मेरे हिसाब से तो अगर आप लॉग टेबल ले लो यूज कर सकते हो तो काफी अच्छा है, नहीं तो जो ऑप्शन है उसी में ट्राई करो। अप्रोक्सीमेट f ऑफ a 1 माइनस प्लस h टाइम्स ऑफ, बिकॉज h इज माइनस 0.01 into 4, the approximate 1 minus 0.04, अभी भी ये आ रहा है 0.96 आ रहा है 0.96। तो ऐसे करके आप देख लो 10 ट्रायल 12 ट्रायल्स, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल मोस्टली
तो हमें ऐसे ही करने पड़ते हैं। अदरवाइज लॉग ले लो, लॉग 0.5 टू द बेस 0.99, फिर इन इक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, एन आगे आ जाएगा लॉग ऑफ, क्योंकि ये नंबर 1 से छोटा है 0.99, ये वाला मतलब रेस टू एन ऊपर था वो इधर आ गया, ये 1 हो जाएगा। न्यू कर लो, फिर अप्रोक्सीमेट आंसर तो आपको निकालना ही पड़ेगा कुछ करके, log of 0.5 अपॉन log of 0.99 बाई एन, ये कैलकुलेशन कर लो और जो आंसर आएगा वो एक अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। तो यू कैन चेक इट बाई यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। 10 वगैरह करके देखो, जैसे अगर मान लो मैंने 10 ले लिया तो 10, तो ये तो 1 ही रहेगा, और ये 10, 9, 10 ऐसे कर लेते हैं, ये 10 आ जाएगा। अगर मैं ये 10 भी करूं, 0.5 इससे ज़्यादा जाना चाहिए, तो भी ये 1 हो रहा है, तो 0.9 आ रहा है। 20, 30 देख लो, ऑप्शन से चेक कर लो कितना होगा। ठीक है, चलो तो अब हम सिंपली इस लेक्चर को एंड करते हैं। काफ़ी इजी लेक्चर्स था, और अब अगले लेक्चर में जब हम जाएंगे तो हम जेईई मेंस के सारे प्रॉब्लम करने वाले। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।